हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। आई होप आप लोगों की बोर्ड के प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही हो और जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता रही हूँ वो क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि बेटा मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करके इन क्वेश्चंस को नोट कर रही हूँ। बहुत जगह मैं देख रही हूँ, बहुत सारे आपके सैम्पल पेपर्स देख रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ और फिर उसमें मुझे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं जो बोर्ड में काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं वो मैं लेके आई हूँ। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली करेंगे। तो आज हम लोग जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, तो उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है इसमें? दैट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं 2 ग्राम, आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। 2 ग्राम हमारे पास क्या है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, उनको हम किस में हीट कर रहे हैं? ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब है लेकिन वो ड्राई है, मतलब उसमें वाटर का कंटेंट नहीं है। नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक तो हमें बताना है कि कौन सी टाइप की यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, कंबशन है, डिकम्पोजिशन है या रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन से टाइप की यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, और साथ ही साथ राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। और हमने इस रिएक्शन के लिए क्या लिखना है? केमिकल इक्वेशन लिखना है। पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है जहां पे केमिकल इक्वेशन लिखने को बोला जाएगा आप लोग वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के आइएगा, चाहे बोला हो चाहे क्वेश्चन में ना बोला हो, क्योंकि उसमें जो मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट होने के चांसेस क्या होते हैं? नहीं होते हैं। अदरवाइज अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, तो ऑब्वियसली बात है क्रिस्टल्स कब होते हैं? जब वहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आते हैं, ठीक है। तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का यहाँ पे क्या है आपका फॉर्मूला है, वो क्या है हमारा? दैट इज FeSO4 FeSO4.7H2O। These are फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ये हमारे क्या होते हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल CuSO4.5H2 होता है, वैसे ही फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स क्या होंगे? FeSO4.7H2, ठीक है। अब इसको जब हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसको जब हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा बेटा? जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे, यानी यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -7H2O और क्या मिलेगा मुझे? एनहाइड्रस FeSO4। मुझे क्या मिल जाएगा आपका? एनहाइड्रस FeSO4। तो FeSO4.7H2O, यहाँ से 7H2O आपका निकला, तो क्या मिल जाएगा मुझे? FeSO4, ठीक है। अब अगर हम इस FeSO4 को फर्दर हीट करते हैं और हीट करते हैं, ठीक है, सो और हीट करने से क्या होगा? ये FeSO4 किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा? Fe2O3 में, और साथ साथ यहाँ पे 2 गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो हमें कैसे पता चलेगा? बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी और यहाँ पे इसका कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये जो Fe2O3 है, इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है? जैसे रस्ट का कलर होता है ना। अगर आपके पास कोई आयरन का आर्टिकल है जिसमें क्या है, बाहर से एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर लग गई, तो सेम वही कलर होता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? जो ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाएगा मेरा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे क्या होगी? एक बर्निंग आपका सल्फर की स्मेल आएगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि यस यहाँ पे SO2 और SO3 क्या हुई है? गैस रिलीज हुई है, ठीक है। सो आपका जो आयरन सल्फेट के क्रिस्टल हैं उनको जब हम हीट करेंगे तो पहले जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा वो इवेपोरेट होगा, जिससे एनहाइड्रस FeSO4 बनेगा, और उस एनहाइड्रस FeSO4 को फर्दर हीट करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना देगा? Fe2O3, और साथ में 2 गैस रिलीज करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सो जो ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें पहला तो क्या बोला है? नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो बेटा, इसमें हम हीट कर रहे हैं और हीट करने से क्या हो रहा है? एक सिंगल रिएक्टेंट आपके 3 प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है,
ठीक है, सो इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये हीट करने से हो रहा है। डिकम्पोजिशन दो होते हैं ना, फोटोलिटिक एंड थर्मल। अगर लाइट की वजह से हो तो फोटोलिटिक और हीट की वजह से हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहले का आंसर तो क्या आएगा, इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा हमने क्या करना है, आपका यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, तो वो तो हमने लिख दी, लेकिन अब हम क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो पहली रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। अब दूसरी रिएक्शन में देखो, यहाँ पे आयरन यहाँ 1 है और आयरन यहाँ 2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे 2। ठीक है, उसके बाद सल्फर यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड का आंसर होगा। दीज टू रिएक्शंस आर द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ, आए क्वेश्चन समझ में? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस में आपको क्या बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें जो पहली इक्वेशन है बेटा वो क्या है, सॉरी, 2PbO plus C, it gives 2Pb plus CO2। ये मेरी पहली इक्वेशन है। अब मुझे इसमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस मेरा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, इसका आंसर जो आएगा वो रिएक्टेंट साइड से आएगा, प्रोडक्ट से साइड से नहीं आएगा। पहली बात तो ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि रिएक्टेंट साइड से ही इसका आंसर आएगा, प्रोडक्ट का कोई भी चीज इसका आंसर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फाइंड आउट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट की साइड से कोई भी कंपाउंड उठा के आंसर में नहीं लिखोगे। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे दो कंपाउंड है आपके, PbO और C। ठीक है, ये PbO किसमें चेंज हो रहा है आपका, ये PbO चेंज हो रहा है आपका Pb में। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब PbO किसमें चेंज हो रहा है, P में चेंज हो रहा है, तो PbO से O जा रहा है, तब PbO किसमें चेंज हो रहा है, Pb में चेंज हो रहा है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो जो रिड्यूस्ड हो रहा है मेरा सब्सटेंस, ठीक है, वो मेरा क्या हो रहा है, PbO। बहुत बच्चे लिख के आते हैं कि Pb रिड्यूस्ड हुआ है क्योंकि Pb से O निकल गया है, नहीं, PbO रिड्यूस्ड हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अगर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिएक्टेंट साइड से ही आंसर आएगा, प्रोडक्ट साइड से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो PbO मेरा क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे C देखो, C किसमें चेंज हो रहा है, CO2 में। सॉरी, C किसमें चेंज हो रहा है मेरा, CO2 में, यानी यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है मेरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जो मेरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो सब्सटेंस मेरा कौन सा है, C। तो PbO और C देखो दोनों कहाँ है, दोनों रिएक्टेंट साइड में, कोई भी प्रोडक्ट साइड में नहीं है। तो जो आंसर आएगा वो कहां से आएगा, फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बेटा, देखो सेकंड क्वेश्चन इज MnO2 प्लस 4HCl, it gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ठीक है, it is MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस आपका रिड्यूस्ड हुआ है। अब देखो MnO2 यहाँ पे था, यहाँ पे ये चेंज हो गया MnCl2 में। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ है आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन। तो जो रिड्यूस्ड हुआ है सब्सटेंस वो मेरा क्या है आपका, रिड्यूस्ड सब्सटेंस इज MnO2।
ठीक है, और यहाँ पे HCl था और ये HCl किस में चेंज हुआ है, Cl2 में। ठीक है, HCl हमारा किस में चेंज हुआ है, Cl2 में। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो सब्सटेंस मेरा क्या हो जाएगा, HCl। सो फर्स्ट वाले में PbO रिड्यूस्ड हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सेकंड वाले में MnO2 रिड्यूस्ड हुआ है और HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब बाय चांस बेटा यहीं पे इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ लिया जाता, ठीक है, तो आपको अगर ये चीज समझ में आ गई है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कुछ समझना है ही नहीं। ठीक है, जो रिड्यूस्ड हुआ है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। जो रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। आपको सिर्फ क्या पता लगाना है कि क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और क्या हुआ है मेरा रिड्यूस्ड हुआ है। क्लियर हुआ बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। सो ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए, ठीक है, इनको नोट भी कर लीजिएगा। देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब क्या है आपका, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस स्टैंड फॉर ब्रेकडाउन। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, अलग अलग करना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि वाटर को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में अलग अलग कर देना बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम लोग वाटर लेंगे, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा। सो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस स्टैंड फॉर ब्रेकडाउन। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं आपका वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो दो मेटल की रॉड लेते हैं। ठीक है, एक मेटल की रॉड पे पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और दूसरे मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो आपका जो मेटल होता है वो जो रॉड होती है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान लो एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या लिया है आपका, वाटर लिया है। यहाँ पे क्या किया है, दो मेटल रॉड को हमने डिप करके रखा है। एक मेटल रॉड आपका किससे जुड़ी है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक मेटल टर्मिनल किस पे जुड़ी हुई है आपकी, नेगेटिव से, तो उस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इनमें से कौन सा एनोड होगा बेटा, कौन सा कैथोड होगा। जो एनोड होगा उसकी तरफ कौन आता है बेटा, एनायन आता है। ठीक है, एनोड पे कौन अट्रैक्ट होता है, एनोड पे अट्रैक्ट होता है एनायन। ठीक है, एनोड पे कौन अट्रैक्ट होता है, एनायन अट्रैक्ट होता है, और एनायन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किस पे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा आपका पॉजिटिव पे, तो एनोड कौन सा होगा, जिसका साइन क्या होगा आपका, पॉजिटिव। और कैथोड पे कौन अट्रैक्ट होता है, कैथोड पे अट्रैक्ट होता है आपका कैटायन, और कैटायन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। तो कैटायन का चार्ज पॉजिटिव है तो ये कौन से इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होगी, जिसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका कैथोड। तो एनोड जिसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड जिसका चार्ज क्या होता है आपका, नेगेटिव। पहली बात तो ये समझ लो बेटा। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड। अब इनमें से कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा, एनोड होगा जिसके पास कौन आएगा, एनायन। क्यों, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए नेगेटिव चार्ज उसके पास आ रहा है। और कैथोड पे कौन आएगा, कैटायन। क्यों, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज उस पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब ये बोला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कौन सी गैस एनोड पे आएगी और कौन सी गैस कैथोड पे आएगी। ठीक है, देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, जो H2O होता है, जब हम इससे क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, जब हम इससे क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पे। ठीक है, अब जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और OH नेगेटिव कहाँ आएगा, एनोड पे। ठीक है, तो देखो कैथोड पे क्या होगा आपका, कैथोड पे जाएगा आपका H पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, H में। ठीक है, और दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, यानी कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव कहां पे आएगा? एनोड पे। ठीक है, ये OH नेगेटिव क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और किसमें चेंज हो जाएगा? OH में। ठीक है, OH में चेंज हो जाएगा और 4 OH मिलके क्या बनाएंगे? अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, यानी कि एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? ऑक्सीजन गैस। तो कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? आपकी ऑक्सीजन गैस। ये इसकी रिएक्शन हो गई। मैंने डिटेल में भी बता दिया कि कैसे हाइड्रोजन गैस आती है, कैसे ऑक्सीजन गैस आती है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो पहले का तो आंसर क्या होगा? नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। तो एट एनोड कौन सी गैस लिबरेट होगी? ऑक्सीजन गैस। एंड एट कैथोड कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, why is that the volume of gas collected on one electrode is 2 times that on the other electrode? मतलब ऐसा क्यों होता है कि एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस मिलती है उसका वॉल्यूम दोगुना होता है किससे? जो दूसरे इलेक्ट्रोड पे गैस मिलती है उसके कंपैरिजन में। मतलब अगर एक इलेक्ट्रोड पे गैस 1 वॉल्यूम मिल रही है तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो गैस मिलेगी वो 2 वॉल्यूम मिलेगी। अगर एक इलेक्ट्रोड पे गैस आपका क्या मिल रही है? 2 वॉल्यूम मिल रही है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे गैस 4 वॉल्यूम में मिलेगी, उसका दुगना, उसका डबल। तो ऐसा क्यों है? तो देखो बेटा, कैथोड पे 2 हाइड्रोजन मिलके 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बना रहे, 2 हाइड्रोजन मिलके 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बना रहे। लेकिन एनोड पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनाने के लिए 4 OH की जरूरत हो रही है, 4 OH की। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 बनाने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है और एक हाइड्रोजन मुझे एक H2O से मिल रहा है। तो मतलब 2 हाइड्रोजन मुझे कितने H2O से मिलेंगे? 2 H2O से। यानी कि जब 2 H2O लिबरेट होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में, तो मुझे एक H2 गैस का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। लेकिन एक O2 गैस के मॉलिक्यूल के लिए मुझे कितने OH की रिक्वायरमेंट है? 4 OH की। और 4 OH की रिक्वायरमेंट के लिए मेरे को 2 H2O नहीं लगेगा, मुझे कितना H2O लगेगा? 4 H2O। मुझे कितना H2O लगेगा? 4 H2O। ठीक है, और अगर मैं 4 H2O को लिबरेट करती हूं, मुझे एक मॉलिक्यूल तो मिलेगा O2 का, लेकिन H2 के कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे? 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल मुझे 2 H2O से मिल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पे आंसर लिखेंगे फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 वी नीड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 वी नीड्स 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देयरफॉर फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, अब आधा मॉलिक्यूल का O2 तो गैस नहीं होगा ना, तो मिनिमम क्या हो सकता है? एक मॉलिक्यूल ही हो सकता है। सो देयरफॉर मिनिमम वी रिक्वायर्ड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। And if we take 4 molecules of water, then we get 1 molecule of O2 at anode and 2 molecules of H2 at cathode. इसीलिए एक का जो वॉल्यूम होता है वो दूसरे से क्या होता है? डबल होता है। क्लियर हो बेटा? ठीक है, फॉर 1 molecule of H2 we need only 2 molecules of water, but for 1 molecule of O2 we need 4 molecules of water. Therefore the minimum quantity of water we need is 4 molecules of water, and if we take 4 molecules of water then we get 1 molecule of O2 but 2 molecules of H2. That's why the volume of H2 collected at cathode is 2 times that the volume of O2 collected at anode. Clear beta? Clear or? Okay. Third question है, what would happen if dilute H2SO4 is not added to water? अब क्या होगा अगर हम dilute H2SO4 को वाटर में पुट नहीं करेंगे तो? अब देखो, जो बेटा H2O है, H2O is very poor conductor. वाटर एक्चुअल में क्या है? बहुत पुअर कंडक्टर है, और उसकी कंडक्टिविटी को इनहैंस करने के लिए हम लोग उसमें कुछ ड्रॉप्स H2SO4 के यूज करते हैं। यानी H2SO4 वहां पे क्या एक्ट करता है? एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर।
ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 ऐड नहीं करेंगे तो जो वाटर की कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज नहीं होगी। वाटर की कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज नहीं होगी तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से नहीं होगा तो ना हमें हाइड्रोजन गैस अच्छे से मिलेगी, ना हमें ऑक्सीजन गैस अच्छे से मिलेगी। So to increase the conductivity of water, we have to add the dilute H2SO4 in the water. 2-3 drops of dilute H2SO4. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा dilute H2SO4 डालना नहीं, because dilute H2SO4 only act as a catalyst. ठीक है, और catalyst हमें पता है बहुत कम अमाउंट में भी हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो वाटर की कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज नहीं होगी, तो हमें H2 और O2 गैस नहीं मिल पाएंगे। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ? सो आई होप ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, देन वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, इन इक्वेशन को पहले तो हमने कंप्लीट करना है और उसके बाद बैलेंस करना है। अगर बाय चांस यहाँ पे क्वेश्चन आता बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, तो भी मैं आपसे अगेन कह रही हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस करके आइएगा। ठीक है, अगर बैलेंस बोला हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बोला हो तो भी रिएक्शन को बैलेंस करके आइएगा। ठीक है, तो पहली जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है बेटा, फर्स्ट रिएक्शन है हमारी NaOH। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कंप्लीट करके बैलेंस कीजिए और उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच कीजिएगा। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट इज NaOH प्लस H2SO4। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दिस इज बेस एसिड, बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सो इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 NaSO4। अब आपका सोडियम 2 हो गया, SO4 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ ये, और ऑक्सीजन बैलेंस। सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो बैलेंस्ड इक्वेशन इज 2 NaOH plus H2SO4, it gives Na2SO4 plus 2H2। ठीक है, क्लियर। और अगर ये पूछा होता कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, सो इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही आया होगा आप लोगों का भी, गुड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki इट गिव्स। ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या देंगे हमें, ये देंगे हमें PbI2 प्लस KNO3, जहां पे PbI2 का प्रेसिपिटेट मुझे मिलता है। ठीक है, जहां पे PbI2 का प्रेसिपिटेट मुझे मिलता है। ठीक है, सो इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जो भी लिखेंगे आप, इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो लेड नाइट्रेट है वो जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम आयोडाइड का लेड आयोडाइड का PPT और पोटेशियम नाइट्रेट। अब अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो लेड यहाँ 1 है, वहां 1 है, पोटेशियम यहाँ 1 है, वहां 1 है, NO3 यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, आपका 2 NO3 हो जाएगा। अब पोटेशियम यहाँ 2 हो गया है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तो आयोडीन बैलेंस, सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, सो इट इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ki, इट गिव्स PbI2 प्लस 2 KNO3 एंड इट इज ईदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप जो भी लिखें दोनों सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर, इतना क्लियर हुआ। सो ये क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, अ शाइनिंग मेटल M, हमारे पास एक मेटल है M जो कि शाइनी है
ऑन बर्निंग जब हम उसे जलाते हैं तो इट गिव्स अ डेजलिंग साउंड, एक साउंड डेजलिंग साउंड वहां पे प्रोड्यूस होती है एंड चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर एंड। तो जब हम इस मेटल को जलाते हैं तो पहला तो वहां पे एक डेजलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और दूसरा ये किस में चेंज होता है, एक व्हाइट पाउडर में चेंज होता है। तो हमें पता है बेटा एक ऐसा मेटल जो कि आपका शाइनी होता है और उसको जलाने के बाद वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज मैग्नीशियम। सो जो मेटल M है हमारा, मेटल M क्या है मेरा, मेटल M इज मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम दैट इज Mg। ये जब हम इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, डेजलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है विच इज अ व्हाइट पाउडर। ठीक है, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारा व्हाइट पाउडर है। तो ये मेरा M है दैट इज मैग्नीशियम और ये मेरा N है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई M and N, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड है रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हो चुका है, डन। थर्ड है डज M undergoes oxidation and reduction in this reaction, justify your answer। तो जो यहाँ पे M है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये जो Mg है पहले सिर्फ Mg था और बाद में किसमें चेंज हो रहा है, MgO में। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपका बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, बिकॉज मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो Mg आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। सो थर्ड का आंसर क्या होगा कि M undergoes oxidation because it combines with oxygen to form oxide of M. Clear? And addition of oxygen is known as oxidation. Clear बेटा? ठीक है, आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हो बेटा। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है तो इनको अच्छे से समझिएगा और उसके बाद इन्हें नोट भी कीजिएगा ताकि जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले आप इसको क्या करें, रिवाइज कर लें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, तो मेरा जो चैनल है दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।